गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूरोप विद अमित में। अ, अब ये आज जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं यूरोप ट्रिप पर हूँ और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये पहला डिटेल्ड वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं अभी क्योंकि यूरोप में 3-4 दिन हो चुके हैं और नीदरलैंड से लेकर के जर्मनी तक थोड़ा अनुभव हो चुका है। तो कई पॉइंट्स हैं जो नोट करने वाली बातें हैं जो मैंने देखी यहाँ आकर के। और यहाँ तक कि कंट्री टू कंट्री एनालिसिस की भी अगर हम बात करें तो नीदरलैंड में और जर्मनी में क्या फ़र्क है। बीच में बेल्जियम भी पड़ा था लेकिन वहाँ ज़्यादा देर थे नहीं तो इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ मैं नहीं कह सकता। पर यहाँ के बारे में ज़रूर मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, जो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो एक तो सबसे कुछ पॉइंट्स मैंने बता बनाए हैं। तो वो पॉइंट्स पहले मोटा-मोटा मैं आपको बता दूँ आप लोगों को। क्योंकि कई सारे प्रश्न भी आए थे, उन प्रश्नों को भी मैं धीरे-धीरे एड्रेस करूँगा आने वाले और वीडियोज़ में। तो जैसे एक तो जगह कैसी है? मतलब नीदरलैंड और जर्मनी में जगह में क्या फ़र्क है? लोग कैसे हैं? जो यूथ रेशियो है एक तरीके से मैं डेटा नहीं दूँगा, मैं एक नॉर्मल ऑब्ज़र्वेशन बताऊँगा जो मैंने वहाँ देखा और जो यहाँ मैंने देखा उसके बारे में। लोगों की सोफ़िस्टिकेशन और रफ़नेस के बारे में कि नीदरलैंड में कैसे लोग हैं और यहाँ एक नज़र में जो लोग दिखते हैं, वो कैसे दिखते हैं। ये कोई फ़ाइनल ओपिनियन नहीं है। इस तथ्य पे मैं बिल्कुल भी नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूँ, वो सारी बातें एकदम सच होंगी। लेकिन हाँ, जब आप कहीं जाते हैं, कुछ देखते हैं, एक नज़र में आप अवलोकन करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ के बारे में समझ में आती हैं। तो वो चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ रखूँगा। एनवायरनमेंट के बारे में हम बात करेंगे, इमिग्रेंट्स के बारे में बात करेंगे वीकेंड के बारे में तो ख़ास करके बात करेंगे और सेफ्टी के बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जगह के बारे में। तो जगह कैसी है? अभी हम ये बात नहीं करेंगे कि यूरोप ही टोटल जगह कैसी है, सुंदर जगह है। लेकिन अभी हम बात करेंगे नीदरलैंड और जर्मनी में क्या फ़र्क है। तो देखो दोस्तों नीदरलैंड ना अ, जो नीदरलैंड कल अभी बात हो रही थी भैया से तो बता रहे थे कि नीदरलैंड में नीदर का मतलब है नीचे और लैंड का मतलब है जगह। तो वो जगह जो नीचे है, नीचे का मतलब समुद्र तल से भी नीचे। अब नीदरलैंड ऐसी जगह है जो समुद्र तल से भी नीचे है। मतलब ये मेरे को पहली बार पता चला था और ये अपने आप में एक अमेज़्ड करने वाली बात इसलिए है कि मान लो कल को फ्लड आया, सुनामी है, कुछ भी आया तो पूरी की पूरी कंट्री डूब जाएगी। तो नीदरलैंड में ना बहुत बड़ी-बड़ी पवन चक्कियाँ सिर्फ़ इस बात के लिए लगी हैं कि वो जितना पानी अंदर आता है उसको वापस से वो बाहर फेंकती हैं। तो ये हालाँकि पुरानी टेक्नोलॉज़ी थी। अभी नई टेक्नोलॉज़ी में बहुत कुछ उन्होंने और भी नया कर दिया है। बहुत सारी वॉल्स बना दी हैं, बाँध बना दिए हैं और लेकिन बाँध और इससे पानी तो रुकने वाला नहीं है। तो नीदरलैंड ने बहुत ही बढ़िया वाटर मैनेजमेंट कर रखा है। पूरे शहर में, पूरे देश में बड़ी-बड़ी नहरें, छोटी-छोटी नहरें घरों के सामने तो उन्होंने वाटर पास करने का सिस्टम बनाया है ताकि पानी एक जगह से आए तो वो पास करते हुए दूसरी जगह निकल जाए और वो वहाँ पर फ्लड ना आने दे। इनफैक्ट उससे एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो भी कनाल के थ्रू या छोटी-छोटी जो रिवर्स हैं उनके थ्रू या जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने किया उसके थ्रू उन्होंने कर रखा है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ़ वहाँ पर कार या गाड़ियाँ ही नहीं हैं, ज़मीन है, वहाँ पर कनाल्स में भी लोग बोट और स्टीमर और ये सब चीज़ें चलाते हैं और उससे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि जर्मनी में और नीदरलैंड में क्या फ़र्क है। तो नीदरलैंड का तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। एक स्ट्रक्चर ये भी है कि एक एक जो ऑब्ज़र्वेशन ये भी दिखता है कि क्योंकि वो सी से बहुत नज़दीक है नीदरलैंड, तो हवा बहुत तेज़ चलती है। ठंड ज़्यादा रहती है। क्योंकि वो पानी ज़्यादा है तो वेजिटेशन ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा क्लीन, हरा, डार्क हरा दिखता है। लेकिन सुंदर दिखता है। वह वहीं हम जर्मनी में आते हैं तो जर्मनी में पहाड़ियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। जर्मनी भी बहुत सुंदर देश है, बड़ा देश है। यूरोप का एक तरीके से समझिए कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है ये और मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो सकता हूँ कि यूके और जर्मनी में कौन ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत ही अंतर होगा।
लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि जर्मनी ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है यूके से। अगर यूके होगा भी तो थोड़ा बहुत अंतर होगा, अभी मैंने डेटा को चेक नहीं किया है। लेकिन जर्मनी का मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब यूरोप में आप ये समझो कि यूरोप के लोहार हैं जर्मनी वाले। जितनी बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई और बड़ी-बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, हेवी इंजीनियरिंग हो गई, सब जर्मनी बनाता है। और आज से नहीं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से ही जर्मनी में ये एक तरीके से रिवॉल्यूशन आया था और उसके बाद वो रिवॉल्यूशन रुका ही नहीं और वो चलता ही जा रहा है, लगातार चल रहा है। इसलिए जर्मनी की इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। लेकिन नीदरलैंड और जर्मनी की तुलना में अगर हम बात करें तो नीदरलैंड ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है। जर्मनी अ, ज़्यादा डेवलपमेंट होने के बावजूद भी थोड़ा रफ़ लगता है। जैसे नीदरलैंड में आप सड़कें देखेंगे तो बहुत ही नीट, क्लीन, सुंदर सड़कें हैं। कहीं भी ज़रा इंच भर भी आपको पैच नज़र नहीं आएगा। लेकिन जर्मनी में आपको सड़कों पे पैचेज़ दिख जाएँगे, टूटी नहीं रहती। टूटी हैं तो बनती हैं, पर वो अगर टूटी हैं और बनी हैं तो वो जोड़ जो है ना वो पैच, वो आपको समझ में आएगा। वो बीच-बीच में आपको समझ में आता रहेगा हाँ, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हुआ था, इन्होंने बनाया है। तो डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड है। लेकिन अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें हम नीदरलैंड और जर्मनी का तो ये बहुत सारे ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें आपको दिखेंगी। जैसे मैं आपको एक वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम बताऊँ कि नीदरलैंड में क्या है कि वहाँ पे कूड़ादान भी बहुत ही करीने से सजा करके एक के बाद एक रखे गए हैं। सब लोग अलग-अलग डस्टबिन में आकर के कूड़ा डालते हैं और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ डालते हैं। वो तो है तो हमारे यहाँ इंडिया में भी। ये बात अलग है कि 4 डस्टबिन होने के बाद भी एक में ही सारा सामान भर दिया जाता है। तो मतलब भगवान ही बचाए। पर नीदरलैंड में अगर अलग-अलग कंटेनर्स हैं तो अलग-अलग कंटेनर में वो डाला जाएगा। जर्मनी में मैंने देखा कि कंटेनर्स यहाँ भी अलग-अलग हैं, यहाँ भी अलग-अलग डाला जाता है, अपने यहाँ की तरह नहीं है, पर फिर भी जितना नीटनेस, क्लीनलीनेस कूड़ेदान के पास नीदरलैंड में दिखा मुझे, बिल्कुल भी अगल-बगल अस्वच्छता नहीं दिखी। जहाँ जितना बड़ा कंटेनर है, उसी में वो डाला गया है कूड़ा। लेकिन जर्मनी में मैंने देखा कि कूड़ा जहाँ पे है, वो बाहर निकल भी रहा था, थोड़ा बहुत अगल-बगल गिरा भी हुआ था। वैसा नहीं जैसे हमारे यहाँ होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो अंतर मुझे दिख रहा था। यहाँ तक कि अगर शहरों की बात करें, सड़कों की बात करें, तो नीदरलैंड की सड़कें जो शहर के अंदर वाली हैं, वहाँ पर भी आपको कोई गंदगी नहीं दिखेगी। ये मतलब एक कागज़ का छोटा-सा टुकड़ा भी अगर मिल जाए तो बड़ी बात होगी। पर मैं जर्मनी में टहल रहा था कल इस शहर जिस टाउन में हम लोग रुके हुए हैं, तो यहाँ पे टहल रहे थे, तो यहाँ पे देखा कि सड़कों पे कागज़ बहुत सारा कागज़ बिखरा पड़ा है और उड़ रहा है, इधर से उधर उड़ रहा है। अ, तो ये सब है। अगर मैं लोगों की बात करूँ तो ज नीदरलैंड में लोग बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। मतलब आपसे बात करेंगे बहुत प्रेम से, मुस्कुरा करके। आप जाएँगे तो आपको नॉड भी करेंगे, आपकी आँखों में आँखें डाल के ऐसे देखेंगे भी। तो मतलब आप बहुत कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। पर जर्मनी में थोड़ा-सा इससे डिफरेंट है। यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग वेलकमिंग नहीं हैं। उतना उस हिसाब से यहाँ पर लोग मुस्कुरा करके ऐसे किसी से भी रैंडम किसी भी व्यक्ति से बात नहीं करते। आपस में करते होंगे, हो सकता है आप उस जगह रहने लग जाएँ तो करें। लेकिन रैंडम ऐसे थोड़ा-सा कम दिखा यहाँ पे। यहाँ तक कि अगर मैं बात करूँ कि लोग पेश कैसे आ रहे हैं, वो एक नज़र में समझ में आता है, दिखता है। तो वीकेंड सिस्टम तो पूरे यूरोप और पश्चिमी सभ्यता में ही है, जिसे यहाँ से हमारे यहाँ बल्कि वो आई है। तो वीकेंड सिस्टम में ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पर दारू पीना, बियर पीना आम है, वो हमारे यहाँ भी हो गया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो मुझे नीदरलैंड में दिखा कि ऐसे यूँ ही सड़कों पर कोई गिरते-पड़ते हुए नहीं पड़ा था। मतलब अगर हैं भी तो बड़े प्यार से एक जगह बैठे हुए हैं और बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपना एन्जॉय कर रहे हैं। पर मुझे जर्मनी में आके दिखा कि मतलब कोई भी कहीं भी पड़ा हुआ है, सड़क पे पड़ा है, गली में पड़ा है। कोई शॉप है तो शॉप के बाहर पड़ा हुआ है, 4 लोग बैठ कर के पी रहे हैं और मतलब ऐसे पड़े हैं जैसे नहीं होता कि अपने यहाँ कोई 4 लोग बैठ कर के दारू पिएँ और पी कर के मस्त हो जाएँ, टल्ली हो जाएँ और वहीं पड़ जाएँ। तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। और बहुत मतलब जगह-जगह आपको दिखेगा। इनफैक्ट कई बार आप बड़ा अनकम्फर्टेबल भी फ़ील करेंगे, थोड़ा-सा बच-बचा करके जाएँगे। उनको कुछ नहीं पड़ा है, आपको क्या फ़ील हो रहा है? आप जैसे निकलना है आप निकल जाओ। लेकिन वो वैसे ही रहेंगे। अ, इनफैक्ट एक बड़ा मज़ेदार मैं वाक़या बताऊँ, ऐसा तो मैंने इंडिया में भी नहीं देखा था।
पास में ही छोटा-सा ग्राउंड है, पार्किंग एरिया है, पार्क है और अगल-बगल मार्केट थी। तो मार्केट में क्या हुआ 2-3 यूथ रहे होंगे और आपस में मतलब पी करके हो हल्ला मचा रहे थे और फिर एक लड़का उसी में से अब ये लड़का मतलब काफ़ी बड़ा रहा होगा वो अगर मैं बात करूँ तो अंदाज़न अगर मैं बताऊँ तो 25-26 साल या 27 साल से कम तो नहीं रहा होगा। वो गया मार्केट के बीच में जो ग्राउंड है आप उसको इमेजिन करिए उसके बीच में एक पेड़ था। अब सोचिए कि क्या इंडिया में भी ऐसा होता है? होता है, कहीं न कहीं बदतमीज़ी में ज़रूर होता है ये। नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ भी नॉर्मल नहीं था, पर वो जर्मनी और यूरोप के हिसाब से बड़ा एब्नॉर्मल लग रहा था क्योंकि यहाँ के लोग तो बड़े सभ्य होते हैं। वो वहीं पर खड़े होकर के ज़िप खोल करके वहीं यूरिनेट करने लगा, वहीं पेशाब करने लगा और एकदम मार्केट में। और ऐसा नहीं वो कोई पागल था। हाँ, बियर पी रखी थी, दारू पी रखी थी, पर पागल तो नहीं था। अगल-बगल से सब आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो यूरोपियंस हैं, वो भी देख कर के मुँह बिचका रहे हैं, इधर-उधर देख रहे हैं, नज़रें चुरा रहे हैं। तो मैं खड़ा होकर के देख रहा था, मैंने कहा यार मतलब यहाँ पर भी इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, जो एकदम बीच शहर की बात है। तो वो आराम से वहाँ यूरिनेट किया और करके उसका एक दोस्त था, वो दूर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहा था। तो फिर वहाँ उसने आराम से जीप चढ़ाई अपनी और फिर वो टहलते हुए निकल गए। तो मैं थोड़ा-सा हैरान था कि इंडिया में भी यह नॉर्मल नहीं है। बाहर यूरिनेशन ऐसी जगह भी लोग जाते हैं जहाँ पर कोई देख नहीं रहा होता है, मार्केट के बीच में तो नॉर्मल नहीं है। कोई पागल ही होता है तो करता है। दारू पीने के बाद भी इतना ये नॉर्मल नहीं है। अ, अगर किसी ने कर भी दिया तो कई लोग जुट जाएँगे, उसको मना करेंगे, हो सकता है कुछ लोग धक्का-मुक्की भी कर लें। पर यहाँ मैंने देखा कोई पास भी नहीं आया, आस-पास पुलिस भी नहीं खड़ी थी। तो ख़ैर ये एक पूरा वाक़या था, जो कल मैंने यहाँ देखा। एक और जो पॉइंट मैंने देखा कि इमिग्रेंट्स के बारे में कि जो बाहर से जो लोग काम करने आए हैं, तो नीदरलैंड में इमिग्रेंट ज़्यादातर पढ़े-लिखे हैं। आईटी में काम करने वाले डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड इमिग्रेंट्स भी हैं जो इंडिया से या एशिया से आए हैं। बहुत ज़्यादा मिडल ईस्ट कंट्रीज़ से या मोरक्को से या जॉर्डन से या इजिप्ट से अफ्रीका से कम ही लोग दिखते हैं वहाँ पे। हैं, लेकिन कम दिखते हैं। बहुत ऐसे भीड़ नहीं है। जर्मनी में मैंने देखा कि यहाँ पर जबकि जिस जगह पे मैं हूँ ये छोटा शहर है, टाउन वाला इलाका है। ऐसा नहीं कि म्यूनिख हो कोई बहुत बड़ी जगह हो, छोटा शहर है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि अ, बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के पैलेस्टीनियंस मोरक्कन्स, जॉर्डेनियंस अ, उसके अलावा मुस्लिम कंट्रीज़ से भी बहुत सारे ये सब मुस्लिम कंट्री हैं वैसे, इंडियंस भी हैं लेकिन फिलिपिनो हो गए वियतनामीज़ हो गए उसके अलावा अफ्रीकन भी, तो बहुत सारे लोग इनफैक्ट मैं कई बार तो आप किसी भी भीड़-भाड़ वाले इलाके में जाएँगे ना, तो आप कन्फ्यूज़्ड हो जाएँगे कि वाक़ई यहाँ पर हम जर्मनी में हैं या हम कहीं मिडल ईस्ट की किसी कंट्री में मिडल ईस्ट का मतलब कहीं हम मिडल ईस्ट से जो थोड़ा-सा ऊपर वाली कंट्रीज़ हैं जैसे जॉर्डन हो गई, मोरक्को हो गया या फिर और मेन कंट्री में आ जाएँ हम ईरानियन हो गए टर्किश हो गए, इजिप्शियन हो गए, तो कहीं हम ऐसी कंट्री में तो नहीं है, मतलब ज़्यादातर लोग ही वैसे दिख रहे थे। इनफैक्ट मैं थोड़ा-सा और एक चीज़ को लेकर के यहाँ पे हैरान था कि अ, कई मुस्लिम लड़कियाँ मुझे दिखीं बुर्के में स्पेशली जो अ, वीकेंड मना रही थीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें मुझे, पर थोड़ा-सा हैरान करने वाला था क्योंकि मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था। तो बाकायदे वो बाहर खुले में वो हुक्का पी रही हैं, जर्मन से अंग्रेज़ों के साथ में या उनका खुद का भी ग्रुप था, 8-10 लोग थे। तो वो हुक्का पी रहे थे, बियर पी रहे थे। तो मैं थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व कर रहा था कि नहीं मतलब मौका मिलने पर अ, धर्म-वर्म सब अपनी जगह है, मौका मिलने पर सब वैसे ही होना चाहते हैं जैसा कि वो जगह मौका दे रही है, ख़ास करके पैसे के साथ मौका अगर मिले तो। बाकी सब लोग एन्जॉय कर ही रहे थे। अ, एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस की, तो जर्मनी ज़ाहिर-सी बात है डेवलप्ड देश है, एनवायरनमेंट कॉन्शियसनेस यहाँ पर बहुत है। इनफैक्ट जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पर भी उन्होंने एक टैग लगा रखा था सस्टेनेबल स्टे तो पहले तो मैं समझा नहीं कि यहाँ सस्टेनेबल स्टे जैसा क्या दिख रहा है।
पर आज कल से लेके आज तक मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्ज़र्व की, तो मुझे समझ में आया कि हाँ, सस्टेनेबल है। जैसे अपने यहाँ होटल्स में साबुन या शैम्पू मिलता है यूज़ करने के लिए, तो छोटे-छोटे डिब्बे में मिलता है। फिर वो आप यूज़ करते हैं, फेंक देते हैं। यहाँ पर मैंने देखा वो बड़े जार्स थे, आप उसे यूज़ करेंगे तो और रिफ़िल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिफ़िल वाली हैं, या जो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, बायोडिग्रेडेबल है। तो समझ में आया कि हाँ, सस्टेनेबल है। अ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, पर क्योंकि ये एक कंप्लीट इंडस्ट्री वाला कंट्री है जर्मनी, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत अ, बड़े तादाद में होती है। इमिग्रेंट्स भी यहाँ पर क्यों मिडल ईस्ट के या पैलेस्टीनियन या मोरक्कन्स और बाकी सब हैं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी नौकरियाँ मिलती हैं जो ब्लू कॉलर जॉब हैं, जहाँ पर आईटी या डॉक्टर या इंजीनियर होने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्किल्ड लेबर हैं या लेबर भी हैं, तो भी क्योंकि उनको काम कराना है, मैन्युफैक्चरिंग करवाना है, तो उनको बुला करके करवाते हैं और उस चक्कर में बहुत सारे लोग आ गए हैं और आ जाते हैं। इसलिए आपको भीड़ में ऐसा दिखेगा कि भीड़ तो बाहर वाले लोगों की बहुत है, लेकिन पढ़े-लिखे वाले लोग उसमें कम हैं। तो जैसे अगर इन ज़्यादातर पढ़े-लिखों में आपको इंडियन ही दिखेंगे जो कि आईटी सेक्टर में काम करते हैं। बाकी तो आपको बाहर के और जितने दिखेंगे सब ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग दिखेंगे। तो मैं देख रहा था कि जिस तरीके से यहाँ का सिस्टम है, प्लेसमेंट है और चीज़ें यूज़ की जा रही हैं या थोड़ी बहुत इधर-उधर फेंकी जा रही हैं, तो ये भी मुझे समझ में आया कि नीदरलैंड से जर्मनी में ये भी फ़र्क है कि नीदरलैंड ज़्यादा एनवायरनमेंट कॉन्शियस है। वैसे तो पूरा यूरोप ही एनवायरनमेंट कॉन्शियस है, लेकिन फिर भी नीदरलैंड बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट कॉन्शियस है। हर चीज़ को बहुत तरीके से कि वातावरण एनवायरनमेंट खराब ना हो जाए उसको ध्यान में रखते हुए करते हैं, पर जर्मनी में ऐसा बहुत अधिक नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है, लोगों की तरफ से है, फिर भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम दिखा मुझे यहाँ पर। अब मैं थोड़ा-सा अगर ना ऐसे एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं बताऊँ कि जैसे कोई नीदरलैंड और जर्मनी में फ़र्क ये है कि जैसे कोई अपना एरिया है ना, जहाँ पर कुछ पढ़े-लिखे लोग हों, उनके 20-25 घर हों और बहुत सुंदर तरीके से रहते हों। और एक दूसरी जगह हो जहाँ पर पैसे वाले लोग रहते हों, पढ़े-लिखे भी हों लेकिन पैसे वाले भी खूब हों और उनका एरिया हो। अगर मैं थोड़ा-सा पर्टिकुलर हो जाऊँ ना, दिल्ली का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो दिल्ली में जैसे एकदम टिपिकल साउथ दिल्ली है ना, साउथ दिल्ली, तो आप उसको कह सकते हो कि वो नीदरलैंड है, जहाँ पर सब कुछ बड़े सोफिस्टिकेशन से रहता है। जर्मनी क्या है? गुड़गाँव। तो गुड़गाँव में भी ऐसा नहीं है, पैसा नहीं है। गुड़गाँव में आईटी है, पढ़े-लिखे लोग हैं। लेकिन फिर भी गुड़गाँव में सब कुछ होने के बाद, डेवलपमेंट होने के बाद भी ना, आप साउथ दिल्ली से कंपैरेटिव एनालिसिस आप करोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, यहाँ थोड़ा उजड्डपन है। अ, वही उजड्डपन यहाँ पर दिखता है नीदरलैंड के कंपैरिज़न में जर्मनी में। यहाँ पर एक उजड्डपन दिखता है। नीदरलैंड में अगर आपको किसी से कुछ पूछना हो या बात करना हो तो बड़े प्रेम से जाकर के आप बात कर सकती हैं, पूछ सकते हैं और बहुत प्यार से वो जवाब देगा। यहाँ प और हिचकने आप हिचकोगे नहीं। अगर आप वैसे बाय डिफ़ॉल्ट आप शर्मीले के तरह के व्यक्ति हो तो हर जगह हिचकोगे। लेकिन वहाँ पर ऐसे हिचकने जैसा कुछ आपको दिखेगा नहीं बाहर से। पर जर्मनी में आपको एक बार हिचक लगेगा कि मैं इस व्यक्ति से पूछूँ कि ना पूछूँ? क्या ये सही रिस्पॉन्स देगा कि नहीं देगा? या किस तरीके से मैं अप्रोच करूँ? तो आपको ये बात ना दिमाग में रखनी पड़ेगी। या कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कैसे ऐसे व्यक्ति से टकरा जाऊँ जो एकदम जाहिल हो और उजड्डी हो। और उसे टकरा गए आप तो मतलब फिर तो राम नाम सत्य है, बंटाधार है। ये सारा कुछ मैं देख रहा था यहाँ पर। एक बहुत बड़ा पॉइंट सेफ्टी का। अब अगर इंडिया से कंपैरिज़न करेंगे तो देखो यार, यूरोप पूरा ही सेफ है। जर्मनी भी ऑब्वियसली सेफ है। लेकिन नीदरलैंड और जर्मनी में कंपैरिज़न करेंगे तो नीदरलैंड सेफ भी बहुत दिखता है। मतलब अगर कोई अकेला व्यक्ति है या अकेली लड़की है तो 12 बजे रात में भी अगर वो आ रही है तो कोई भी नहीं दिख रहा है ना, फिर भी वो सेफ है। पर जर्मनी में थोड़ा-सा ऐसा लगा कि कल हम लोग जब डिनर करके वापस आ रहे थे और दुकानें बंद हुई, यहाँ दुकानें बड़ी जल्दी बंद हो जाती हैं, 8 बजे तक, 9 बजे तक सब बंद हो जाता है। और एक बड़ी मज़ेदार बात है यूरोप में, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर दिन बहुत देर तक रहता है। मतलब वो टाइम के हिसाब से रात हो चुकी होती है, पर दिन यहाँ पर साढ़े 9, 10 बजे तक तो उजाला ही रहता है। मतलब यहाँ के लोकल टाइम के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। जैसे अपने यहाँ गर्मी में भी दिन देर तक होता है, लेकिन 9-10 बजे तक जाते-जाते रात हो जाती है, चाहे जितना बड़ा दिन हो रहा हो। पर यहाँ ऐसा नहीं है। 10 बज रहा है ना, तो भी उजाला रहेगा। अभी मई-जून के समय में तो 11 बजे तक उजाला रहता है। अचानक से 12 बजे तक रात होती है और फिर 5 बजे उजाला हो जाता है। तो बहुत ही बड़ा दिन और होता है और रात बहुत छोटी हो जाती है, गर्मियों के समय में। तो 9 बजे जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो सन्नाटा भी था, लोग पैदल चल रहे थे थोड़े बहुत और
दुकानें बंद थी। तो ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पर थोड़ा-सा सेफ्टी इश्यू तो है, क्योंकि मेरे साथ जो चल रही थी रिलेशन में है, तो उन्होंने बोला कि अ, यहाँ ना अगर अकेले मुझे छोड़ दिया जाए, तो मुझे थोड़ा डर लगेगा। पर नीदरलैंड में ऐसा नहीं था। नीदरलैंड में अगर मुझे रात में भी अकेले छोड़ दिया जाए, तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। तो कहीं न कहीं वो एक फैक्टर है। और वो उस फैक्टर के पीछे सारे फैक्टर जो अभी पहले हमने बात की है ना, वो सारे फैक्टर इसके पीछे हैं। इंडिया के कंपैरिज़न में अगेन बहुत अप है ये, पर नीदरलैंड के कंपैरिज़न में बहुत इस मामले में डाउन है। और क्योंकि लोग भी बाहर से बहुत हैं, ख़ास करके ब्लू कॉलर जॉब वाले लोग बहुत हैं। यहाँ के लोग भी थोड़े से हैं कंपैरेटिवली पढ़े-लिखे होने के बाद भी एक माहौल में जो उजड्डता वाली फीलिंग आती है, वो थोड़ा-सा है। तो इसलिए वो सेफ्टी इश्यू तो लगेगा। इनफैक्ट मेरे को भी फ़ील हो रहा था कि अगर ऐसे ही 2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा अकेले, तो कहीं कोई आकर के आपको, क्योंकि रात में सब दारू पी के मस्त हैं और गिर पड़ रहे हैं, कहीं भी गिर पड़ रहे हैं, तो कहीं कुछ आपके साथ आके बदतमीज़ी ना कर दें या कुछ बोल ना दें। अ, पर ये मुझे नीदरलैंड में फ़ील नहीं हुआ। मतलब नीदरलैंड वाक़ई बहुत ही ज़्यादा इस मामले में अब सुंदर, सभ्य देश है। जर्मनी भी सभ्य है, पढ़ा-लिखा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मामले में बहुत अप है, पर कंपैरिज़न में थोड़ा तो डाउन है। हालाँकि एक ये बात भी है कि जर्मनी बहुत बड़ी कंट्री है नीदरलैंड के कंपैरिज़न में। तो जो कंट्रीज़ थोड़ी बड़ी होती हैं, वहाँ पर चीज़ें अलग तरीके से डील की जाती हैं और वो बिहेव करती हैं, लोग वहाँ के वैसे ही होते हैं। तो फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। धीरे-धीरे मैं आपको और बीच-बीच में डिटेल्ड वीडियोज़ लेके आता रहूँगा आपके पास तक। तब तक जो वीडियोज़ आपके पास आ रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो पूछे गए हैं गूढ़, उन पर भी मैं आऊँगा धीरे-धीरे। अभी कुछ दिन और हूँ यूरोप में, तो सब जवाब आपको मिलेंगे। बाकी जो रिसर्च वर्क होगा, जो बहुत एनालिसिस वाली चीज़ें होंगी, डिटेल्ड होंगी, तो उसके लिए एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो वो आज हो सकता है साल 6 महीने बाद आपको उसके बारे में सुनने को मिले। तो तब तक के लिए अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।